प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास शख्सियत जिन्होंने दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है और मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। आप वाजपेयी जी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं और मोदी सरकार में भी आप मंत्रालय संभाल चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंडारू दत्तात्रेय जी की। 12 जून 1947 में हैदराबाद में एक साधारण परिवार में दत्तात्रेय जी का बचपन काफ़ी संघर्षों से भरा रहा। घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने ठेले पर सब्जियां तक बेची। इतना ही नहीं, कई बार उन्होंने बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई भी की। आज उनके जीवन के सभी पहलुओं को जानेंगे। बंडारू जी, आपका हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है और सहारा न्यूज़ नेटवर्क आपकी इस प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग यानी सादा जीवन उच्च विचार को प्रणाम करता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत खुशी की बात है और आपके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बिल्कुल। जब इस तरह के कहानियों से जीवन भरा हो और इतने संघर्ष जीवन में हो तो जाहिर सी बात है कि उसकी खुलेआम प्रशंसा और सराहना की जानी चाहिए। 12 जून को आपने अपना जन्मदिन मनाया। वैसे तो हैदराबाद में आप अपना जन्मदिन मनाते रहे हैं और बहुत सारे लोग आते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में इस बार आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? मेरा जन्मदिन जो है, मैं पहली बार जी राजभवन में मैंने मेरा जन्मदिवस हमारे अधिकारी और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके श्रीमती जी मंत्री और हमारे अधिकारी लोग सारे लोग आकर मुझे जन्मदिन से जो है यहाँ पर केक कटवाने का एक कार्यक्रम रहा है। जी जी और जी, वैसे ही जो है काफी लोग बाहर के लोग भी आकर व्यक्तिगत रूप से अभिनंदन भी किया है। जी जी उसके लिए मैं जो है बहुत से मेरे कार्यकर्ता जी हैदराबाद से, और मुझे बहुत खुशी है देश के हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, उन्होंने फोन से मुझे शुभकामनाएं बताया जी जी और पत्र भी भेजा है। जी जी, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी भी, उन्होंने भी जो है मुझे हमारे शुभाकांक्षी दी है। जी जी, और वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल। और वैसे ही बहुत से हमारे पुराने साथी लोग, मंत्री लोग और हमारे कार्यकर्ता, सीनियर लोग, बीजेपी के और बाकी लोग, मुझे काफी लोग फोन करके मुझे अभिनंदन किया है और मुझे जन्मदिन का शुभकामनाएं बताए। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा रहा। आप लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े रहे, संगठन के लिए भी आपने काफ़ी संघर्ष किया है। आपकी कठोर मेहनत का परिणाम भी मिला। वाजपेयी जी की सरकार में आप 2 बार मंत्री रहे। आप सियासत के इस सफ़र में अपने अनुभव को बताएं कि राजनीति पहले कैसी थी और अब राजनीति कितना बदली है वाजपेयी जी के समय से लेकर के अब तक। मैं जो है पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जी मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बना। जी जी और वाजपेयी जी के समय में मेरा जो उनसे जो प्यार था, उनसे जो संबंध था, मुझे बहुत खुशी लगा है। जी और बाद में उन्होंने मुझे रेलवे मंत्री भी बनाया। जी जी जी, और वैसे ही जो है वाजपेयी जी के सरकार में मैंने काफ़ी कुछ जो है, पहली बार मंत्री होने के नाते से देश को कैसे संचालन करना और गरीब जनता को, हमारे जो झुग्गी झोपड़ी रहने वाले लोगों को मकान देने के लिए जी और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वाजपेयी जी ने नए जो कदम उठाए थे, जैसे वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। आज जो झुग्गी झोपड़ी बहुत बड़ा, आज कोरोना का जो बहुत बड़ा केंद्र बनने की आवश्यकता हो रही है, वैसे झुग्गी झोपड़ियों को पूरा जो है सिटी करने के लिए वाजपेयी जी ने एक प्रकल्प भी दिया। उसका नाम है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। बिल्कुल, मुझे वो बहुत पसंद लगा है, बहुत खुशी लगा है।
और आज भी उसका बहुत ही जरूरत है। जी आज भी जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को स्वच्छता के लिए मकान जरूरत है, और उनको रोड और उनके स्कूल और उनके हॉस्पिटल ऐसे चीजें अगर मौलिक उनकी जो है सुविधाएं हम प्राप्त देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। वो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरे से आदेश करके करवाया था। मुझे आजकल अच्छा लगा। बंडारू जी, आजकल जिस तरीके से मजदूरों की समस्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, आप श्रम रोजगार मंत्रालय का भी जो है काम देखते रहे हैं, श्रम शक्ति भवन में आप मोदी सरकार में भी आपने जिम्मा संभाला। आपका अनुभव क्या कहता है कि मजदूरों के लिए अभी कितना कुछ काम करना बाकी है? मुझे बहुत ही जो है जीवन में और एक अच्छा जो है आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लेबर मिनिस्टर बनने का अवकाश प्राप्त हुआ। उस समय में मैं जो है जी अपने अपने मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो दिशा निर्देश किया था जी कि पहली बार जो है जो श्रम कानूनों को सुधार करना चाहिए, जी और दूसरा जो है बड़ी कदम उन्होंने मुझे आदेश दिया कि हमारे जितने भी जो है श्रमिक लोग हैं, इसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक जो है असंगठित मजदूर है। जी असंगठित मजदूर देश में 93% है। जी उसमें ज्यादा करके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है बहुत बड़ी नंबर में है। उनके लिए सरकारें जो है सेस वसूल करते हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए बराबर वो पैसा जो है बराबर खर्चा नहीं होता था। लेकिन हम लोगों ने मोदी जी की सरकार आने के बाद उसको हमने दिशा निर्देश दिया। जब जो मैं था करीब 34,000 करोड़ रुपीस वास जी देयर विद स्टेट गवर्नमेंट्स। बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के साथ थे। वो पैसा जो है मजदूरों के लिए बराबर खर्चा नहीं होता था। तो वो आज भी वही स्थिति जो है आज भी लेबर डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये सेस का अमाउंट बहुत बड़ी रकम है। इसलिए वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स असंगठित मजदूर को उनमें सुधार लाने के लिए पहली बार मैं जब मंत्री रहा, कंस्ट्रक्शन वर्कर को हम इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में लाया। बिल्कुल। और मिनिमम वेज था, जो वर्कर का जो है मिनिमम वेज था वो बहुत कम था, और 15 साल से मिनिमम वेज बढ़ाया नहीं था। हम लोगों ने मिनिमम वेज मजदूर का मिनिमम वेज जो है सारे मजदूर संगठनों से बातचीत करके, और सरकार ने जो है एक बहुत बड़ा फैसला लिया। हम करीब 32% मिनिमम वेज हमने बढ़ाया। बिल्कुल। उसके बाद में जो है उनका विशेष करके मजदूरों का जो बोनस रहता, वो बोनस जो है उनको भी जो है हमने बोनस बढ़ाया। और उतना ही नहीं, महिला मजदूर के लिए जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो केवल जो है 12 हफ्ता मिलता था। मोदी जी की सरकार ने उसको 26 हफ्ता कराया। बहुत अच्छा। 26 हफ्ता कराया। आगे बढ़ रहे हैं सर, आगे बढ़ रहे हैं। इस सवाल को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी की सियासी उन्नति में आपका काफी योगदान अहम रहा है। आप अपने योगदान के बारे में क्या बताएंगे? बीजेपी कैसे दक्षिण भारत में शुरुआत हुई और कैसे आपने बीजेपी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई? मैं जब 1980 में बीजेपी में आया जी, वो समय में मैं संगठन का काम करता था जी, और गांवों में गरीब लोगों में और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों में संगठन को पूर्ण रूप से व्यापक करने के लिए मैंने गांव-गांव घूमा है जी, और गली-गली घूमा है।
और संगठन को हम लोग मजबूत किए हैं। और वैसे ही जो है मैं जो है आरएसएस के प्रचारक था, तो इसलिए साधारणतया हमारा दौरा करना, कार्यकर्ताओं के मकान में जाना और प्रेम से रहना, आत्मीयता से रहना। संगठन जो है प्रेम से, आत्मीयता से, मोहब्बत से बनती है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है वो मोहब्बत, वो प्रेम कार्यकर्ताओं में सिद्धांत के रूप में लाना। भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है, केवल अधिकार में आने वाली पार्टी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो कभी आशा नहीं किया था कि बीजेपी इतना जल्दी सरकार बनेगी और मैं पार्लियामेंट मेंबर बनेगा, मैं मंत्री बनेगा। ऐसा कभी भी हमारे सपने में नहीं था, हमारे सपने में नहीं था। हमारे कार्यकर्ता कभी पूछते थे कोई हमारे पास एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, वो बहुत खुश होते थे। बिल्कुल। लेकिन मैं पहली बार, इसलिए संगठन जो है बहुत मजबूत हुआ, बहुत मजबूत बन रहा था। और इसी में जो है हमारे को काफी लोग, नए नए लोग जुड़ना शुरू किए। बिल्कुल। हमारे पुराने सीनियर नेता भी बहुत लोग थे, वी रामाराव जी, बंगारू लक्ष्मण जी, हमारे सूर्य प्रकाश रेड्डी जी, यज्ञ नारायण जी, चलपति राव जी, और आज के जो हमारे वेंकैया नायडू जी, ऐसे बहुत से लोग भी जो है वहाँ पर त्याग करके, तपस्या करके काम किया है। मैं उनके साथ भी अच्छा जो है संबंध बनाते हुए मैंने काम सीखा हूँ। वैसा जो है मैं पहली बार मैं 1991 में मैं इलेक्शन लड़ने के बाद पार्लियामेंट मेंबर बना। जी। ये बताएं कि दक्षिण भारत में जिस दौर में वामपंथियों और कांग्रेस का दबदबा रहा, उस वक्त आप आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से कैसे प्रभावित हुए? जब चारों तरफ कांग्रेस का झंडा था, वामपंथियों का इतना बोलबाला था, तो आपको बीजेपी की किस बात ने, आरएसएस की किस बात ने अपनी तरफ आकर्षित किया? आप उससे कैसे प्रभावित हुए? मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूँ। जी सर। और मेरे पिताजी मेरा बचपन में ही गुजर गए थे। जी। मेरे माताजी एक छोटा सा प्याज बेचकर हमारे को जीवन जीने के लिए कोशिश करते थे। तो हमारे माताजी ये समय में हमको पढ़ाते थे, हम स्कूल जाते थे। बाद में एक हमारे संघ के, आरएसएस के डॉक्टर मनोहर शिंदे बोल के, उन्होंने मेरे पास आया है, आगे मुझे शाखा संघ आने के लिए मुझे कहा, लेकिन मैंने पहले नहीं गया। बाद में 1 महीने के बाद मैंने शाखा में गया, संघ में गया। संघ में जाने के बाद मेरा मोहल्ला का जो वातावरण था, वो वातावरण जो है बहुत विचित्र वातावरण था। वो वातावरण में वहाँ पढ़ना ही मुश्किल था। लेकिन मैं जो है संघ में जाने के बाद वहाँ पर मुझे एक कहानी बताया गया, वो है नेपोलियन द ग्रेट। जी। नेपोलियन द ग्रेट स्टोरी बताया। 5 मिनट में उन्होंने एक फिल्म देखे जैसा बताया। जीवन में जो है कुछ ना कुछ कर सकते। नेपोलियन का डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, पॉसिबल इज द ओनली वर्ड। इसलिए वो कहानी जब हमारे मनोहर शिंदे बताए, मैं सोचा था, मैं जब जो है नेपोलियन जब इम्पॉसिबल नहीं है उनके डिक्शनरी में बताया, अपन भी जो है कुछ अच्छे काम करना। तो इसलिए जो मैं संघ का प्रेरणा लेके वैसे ही जो है धीरे धीरे काम करते गया। बाद में प्रचारक बना। मैं जो है 68 में प्रचारक बना। बाद में इमरजेंसी आई, प्रचारक के नाते से काफ़ी काम किया। बाद में इमरजेंसी आई, इमरजेंसी में हम जो है अंडरग्राउंड पे काम करते थे। फिर बाद में जो है हमको पकड़ा गया मिसा के अंदर। मैं 1 साल छतरपुर जेल में रहा। जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद फिर संघ ने मुझे बताया कि आप सेवा कार्यक्रम करना। मैंने सेवा कार्यक्रम में गया। वहाँ हमारे पास बाढ़ आई थी, बहुत बड़ा तूफान आया था 1977 में। वो बाढ़ में 78 में मैंने 2 साल वहीं पर लाशों को निकालना और वहाँ के गरीब लोगों को
सेवा करना संघ के तरफ से हमने किया था, साइक्लोन रिलीफ कमेटी। तो ऐसा जो है बहुत बड़ा सेवा कार्यक्रम करके वहाँ हमने मकान बांधा है, मकान बांधा है। वो मकान को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश के मंत्री थे, उन्होंने आके उसका उद्घाटन किया। हमारे मुख्यमंत्री चन्नारेड्डी जी आए थे, उन्होंने भी इनाग्रेशन में अध्यक्षता किया। ऐसा सेवा भावना से हम काम करते करते फिर संघ ने मुझे कहा 1980 में आप भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम करो। वहाँ आया मैंने। वैसा एक जो है वहाँ भी जो है बहुत कार्यकर्ता परिश्रम करके हम लोग जो है एक इस सिद्धांत को तपस्या के रूप में और किसी भी लालच के रूप में नहीं, बिल्कुल किसी भी पद के रूप में नहीं, पद के रूप में नहीं, केवल सेवा भावना से काम करते जाना, बिल्कुल काम करते जाना। उसका फल जो है मिलेगा नहीं मिलेगा हमारा विश्वास नहीं था, बिल्कुल। लेकिन हम लोगों को अभी लग रहा है, अभी लग रहा है। उस समय में कोई भोजन खिलाने वाला मुश्किल होता था, उस समय में कोई गाड़ी देने वाला मुश्किल होता था, साइकिल पे काम करना बहुत इच्छा रहती थी। इसलिए जो है वो कठिन परिस्थिति में भी हमको कुछ भी जो है बहुत आनंद लगा। वो कठिन तो परिस्थिति आप ये कह सकते हैं कि शिंदे जी की जो नेपोलियन की कहानी थी उसने आपके जीवन को बदल दिया और आपके अंदर शक्ति दी काम करने की। संकल्प रहे जी और संस्कार रहे और जो है उसके साथ जो है उसका रास्ता अगर अच्छा रहे और संदेश भी अच्छा रहे तो मुझे विश्वास है वो बराबर कोई उसको रोक नहीं सकता। बिल्कुल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी से आपके बहुत करीबी संबंध रहे हैं और अब भी हैं, क्या इस दोस्ती का असर आपके राजनीतिक जीवन पर भी रहा है? उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी जो है हमारे साथी है जी, और उन्होंने बहुत ही विद्यार्थी के आंदोलन में बहुत आगे रहे। ऐसा एबीवीपी में जो है काफी काम किया उन्होंने जी। मुझे जो है 1980 में बीजेपी में मेरा परिचय रहा। वो समय में मैं उनको देखा असेंबली में, उन्होंने जो है उनके प्रभावी जो है वक्ता है, विषय को सरकार को प्रतिपक्ष के रूप में सरकार को घेरे में डालने में बहुत ही जो है सफलतापूर्वक नेता है जी। ऐसा उन्होंने आगे आकर किसानों में काम किया। फिर आडवाणी जी उनको जो है पिकअप करके जब उन्होंने ऑल इंडिया के ऊपर सेक्रेटरी के नाते से लाया, वैसा जो है वेंकैया जी पहली बार एक दक्षिण के आदमी है बंगाल लक्ष्मण जी और हमारे वेंकैया नायडू जी के दोनों जो है दिल्ली में अपना पूरा जो समय देकर वहाँ पर काम किया। तो इसलिए फिर बाद में उनको वैसे ही बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बने, बाद में मेरे साथ मंत्री बने, बाद में उनको उपराष्ट्रपति बने, मैं फिर गवर्नर बना। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपकी इस पूरी यात्रा के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी संघर्षों की कहानी सुन के। आप हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, हिमाचल में कोरोना के कम मामले काफ़ी अच्छी बात है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं कि हिमाचल में ये केस इतना कंट्रोल में रहा, इतना कम रहा? इसके पीछे क्या आप मुख्यमंत्री की तारीफ करेंगे या उनके नेतृत्व में काम करने वाले अधिकारियों की तारीफ करेंगे? हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है जी, और यहाँ के प्रदेश बहुत सुंदर है जी, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। और यहाँ ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र इलाका बहुत कम है। और दूसरी तरफ जो है ना, जो कोविड जो महामारी जो है ये सारा दुनिया को जो है चकोचौर करके एक भयंकर रूप में आ रही है। उसी परिस्थिति में भी यहाँ की सरकार पहली बार 22 मार्च को ही सतर्क रूप से काफ़ी लोगों को जो है गाइडलाइंस देकर इसे कैसे हम लोग लड़ सके, इससे हम कैसे विजय प्राप्त कर सके, वैसा रचना जो है पहले सरकार ने किया। वैसे ही 23 को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब ये लॉकडाउन का उन्होंने शुरू किया है
उससे पूर्णबंदी से काफ़ी लोगों को एक एजुकेशन के रूप में, अवेयरनेस के रूप में बहुत अच्छा काम जनता ने भी अच्छा किया। तो इसलिए यहाँ पर हमारे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बहुत अच्छा काम सरकार ने ये किया कि आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, ये लोग और सरकार के जो हमारे व्यवस्था के कर्मचारी, ये सब लोगों को लेकर हम लोगों ने घर घर जाकर टेस्टिंग करना जी। टेस्टिंग करने के लिए हम लोग व्यवस्था किए। इससे हम लोग टोटल जो टेस्टिंग केसेस है हम 54,484 टेस्टेड केसेस हुए, और उसमें से जो हमारे को नेगेटिव आए 53,925 नेगेटिव आए जी। और केवल जो है यहाँ पर पॉजिटिव केसेस 556 आए और उसमें से जो है अच्छे होके बाहर चले गए, वो जो है 342 अच्छे होके बाहर चले गए। बिल्कुल। और वैसे ही जो है आज जो एक्टिव केसेस है केवल 145 आए। 145 मौतें जो है हुए 6 लोग मौत हुए। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव की जो है हमारा नेशनल का जो दर है, नेशनल का दर से हमारा बहुत नीचे है। हमारा पॉजिटिव केसेस का दर जो है 1% है, और हमारे यहाँ सारे मैंने बताया था मौत भी जो है 6 लोगों का हुआ है जी। तो इससे मालूम होता हमारा जो अच्छे हुए, स्वास्थ्य हुए, उन लोगों का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। 57% हुआ। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। 57% हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए जो है यहाँ पर अच्छी जो है 2 कारण है। एक जो है जनता ने भी काफी अवेयरनेस आया है, जनता में भी अवेयरनेस आया, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार सुचारू रूप से जो उन्होंने सारा पूरे हमारा मिशनरी को जो अच्छा काम करवाने के लिए जो काम किया, और इसमें स्वयंसेवी संगठन बहुत से लोग अपने योगदान भी किया। बिल्कुल। तो उसके वजह से आज परिस्थिति मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, हम जो है सफलता पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सफलता पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल ले रहे हैं भंडारू जी। मजदूरों के पलायन और घर वापसी के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था पर, उद्योगों पर कितना असर पड़ा है? अर्थव्यवस्था कितनी खराब हुई है? और मजदूरों के वापस जाने से जाहिर सी बात है कि हिमाचल एक बहुत बड़ा हब है उद्योग धंधे का, कितना असर पड़ा है? आप राज्य के संवैधानिक मुखिया हैं, इस बारे में कुछ बताएं। मुझे तो पूरा विश्वास है मजदूर जो है फिर अपने अपने काम में आएंगे, लेकिन थोड़ा परिवर्तित रूप में आएंगे। अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में देश में से करीब 2 लाख के ऊपर जो मजदूर हमारे हिमाचल प्रदेश पहुंचे। अब ये लोग जो है इनको रोजगार देने के लिए, काम देने के लिए हम प्रणाली कर रहे हैं, लेकिन मजदूर ऐसा है अपने आप को अगर ज़रूरत है तो फिर उन्हें पुराना जो प्रदेश था, पुराना जो काम था, वहाँ जाएगा। बिल्कुल। नहीं तो कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे बहुत खुशी है, पढ़े लिखे जो नौजवान बच्चे हैं जो पहले जो है गांव में काम करने के लिए इच्छा नहीं रखते थे, अभी एक मोड़ आ रही है, वो नौजवान बच्चे जो है फिर अभी खेती में जाने के लिए, खेती करने के लिए उनको जो है प्रेरणा बन रही है। तो उससे कुछ लोग इस क्षेत्र में आएंगे, और कुछ लोग जो है अपने खुद के जो है छोटे छोटे धंधे शुरुआत करेंगे, इनोवेटिव परिश्रम करने के लिए आगे आएंगे। तो इसलिए मजदूर जो है वो कभी भी जो है परिश्रम करेगा, कभी भी कहाँ भी जाकर काम करेगा। तो इसलिए वो मजदूर को जो है, लेकिन हम
कितने लोगों को स्किल में लेके जाएंगे। अभी बहुत जरूरत है लेबर को, मजदूर को जो है स्किल लेबर होना चाहिए। बिल्कुल, जितना स्किल लेबर रहेगा उतना अच्छा जो है उसको वेतन मिलेगा, जितना स्किल रहेगा उतना वेतन मिलेगा। आगे लेकिन हमारे पास आगे आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है भारत के अंदर जहां सेब की खेती होती है और अच्छी क्वालिटी के सेब पैदा होते हैं। सेब का मौसम शुरू हो रहा है। 4000 करोड़ का सेब का जो व्यापार है, कोरोना संकट में किसानों के लिए क्या इंतजाम किया गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस 3 महीने के दरमियान जो किसानों की फसल है, सेब की फसल है, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। इसमें दो विषय है। एक जो है आज की जो वित्त परिस्थिति है जी, परिवार का हो, एम्प्लॉय का हो, व्यापारी का हो, इंडस्ट्री का हो, हम सोच नहीं सकते उतना जो है उनको नुकसान हुआ है। वो लोगों को भी व्यवस्था आगे करने के लिए उनको अलग अलग से जो है अलग अलग प्रकार से सहायता करना जरूरत है। जैसे अभी व्यापारी है, अगर बैंक पैसे भी देगा लेकिन वो व्यापार को लोग आगे आना चाहिए, खरीदना चाहिए। तो इसलिए लोगों में जो है परचेसिंग कैपेसिटी बनना चाहिए। वो खरीदने के लिए उसके पास हाथों में पैसा होना चाहिए। तो इसके लिए काम देना चाहिए। अभी सरकार ने जो अच्छा कदम उठाया, जो मनरेगा जो कार्यक्रम है, अभी उनके हाथों में जो है काम मिलेगा। काम मिले तो ही जब जो उसके हाथ में पैसा आएगा। ज्यादा दिन बिठा के खिलाना किसी व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। लेकिन प्राथमिक रूप में ध्यान देना और प्राथमिक रूप में जो है उनको थोड़ा पैसा देना, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा काम देना चाहिए। बिल्कुल। तो वो काम में परिवर्तन हो रहा है। जैसे अभी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अभी नए टेक्निक्स, हमारा टूरिज्म ज़्यादा है, यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आना बाहर थे, वो टूरिस्ट से ही यहाँ व्यापार चलता है। तो इसलिए जो है टूरिस्ट आए तो ही यहाँ पर अच्छा रहेगा। जाहिर सी बात है बंडारू जी, जाहिर सी बात है कि जो टूरिस्टों की बात आपने की, इस कोरोना के कारण सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर प्रभावित हुआ है तो वो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म, और हिमाचल प्रदेश की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। तो आपको नहीं लगता कि राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, खास तौर से कि सेब के व्यापार पे असर पड़ा है, किसानों की फसल पे असर पड़ा है, और टूरिज्म से जो पैसा आता है वो भी हिमाचल प्रदेश का बंद हो गया है? तो ऐसी स्थिति में राज्य अपने अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए कैसे काम करेगी? नहीं, राज्य सरकार जो है, आज मैंने पहले भी बताया था जी, यहाँ हिमाचल प्रदेश 93% जो है ग्रामीण क्षेत्र का है, किसान है जी, और यहाँ ज़्यादा जो है हमारा बागवानी, सेब जो है बहुत बड़ा हमारा उत्पादन है। वो सेब जो उत्पादन, उससे जो है उनको आमदनी मिलेगी। सरकार को भी 800 करोड़ से ऊपर ज़्यादा आमदनी मिलता था। तो इसलिए उसके बारे में सरकार ने नेपाली से वो बागवानी का जो एप्पल का जो है मजदूर को उन्होंने फ्री लाने के लिए व्यवस्था कर रही है। और वैसे ही छोटे व्यापारियों के लिए भी अलग कर रहे हैं, छोटे किसानों को भी अलग किया। तो इसलिए जो है किसानों को, मजदूरों को मनरेगा में जो है उनको काम में एनरोलमेंट करने का नया तरीका अपनाया। और वैसे ही जो है महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी, उनको भी जो है काम करने के लिए उनको भी जो है एक नया व्यवस्था किया। लेकिन इससे ज़्यादा हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं। बड़ा प्रोजेक्ट करने से लोगों को भी जो है सरकार से पैसा मिलेगी और काम मिलेगा, और वो बड़ा प्रोजेक्ट का भी जो विचार कर रहे हैं। इसके लिए जहाँ बॉन्ड के रूप में या लोन के रूप में पैसा लेना चाहिए सरकार, वो व्यवस्था भी, फाइनेंस का व्यवस्था भी सरकार कर रही है। और जितने भी वेतन करने वाले लोग हैं उनको भी जो है वेतन बराबर देने का सरकार का प्रयास चल रहा है। भंडारू जी, ऐसे जो है आगे बढ़ रहे हैं, समय की भी सीमा है, आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल में 2 समस्याएं हैं जिसको आप भी, चूंकि वहां पे गवर्नर हैं तो आप महसूस कर रहे होंगे। एक एयर कनेक्टिविटी,
अच्छे एयरपोर्ट नहीं होने से, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से एयर कनेक्टिविटी की समस्या है, और दूसरी समस्या है रोड कनेक्टिविटी की। अभी कुछ दिन पहले हमने मुख्यमंत्री जी से बातचीत की थी तो उन्होंने ये बताया था कि इसको लेकर के वो ऑलरेडी केंद्र से बात कर रहे हैं कि इन सब व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। क्या आपने अपने स्तर पे भी इस बात को उठाया है या उठाने वाले हैं? मैं जो है हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं जो है अलग से 2-3 बार बैठक किए हैं। बैठक में 2-3 विषय आया है। एक जो है मंडी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मंडी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम लोग के लिए काफी कदम उठाए गए और उसको आगे बढ़ाना बोल के निर्णय चल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जितने भी एयर स्ट्रिप्स है, हवाई छोटे छोटे अड्डे, वो अड्डे को भी जो है एक कनेक्टिविटी करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाकर उन छोटा छोटा हेलीकॉप्टर द्वारा हम टूरिस्ट को अट्रैक्शन करने के लिए एयर कनेक्टिविटी बनाने के लिए वो कोशिश चल रही है। बिल्कुल। वो प्रोजेक्ट भी शुरुआत करना ऐसा सरकार का निर्णय है। और तीसरा बड़ा है, यहाँ पर एक रेणुका डैम बनाना है, वो रेणुका प्रोजेक्ट भी हम लोग मुख्यमंत्री, मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से बैठक किया हूँ, मैं लेबर डिपार्टमेंट से बैठक किया हूँ, मैं जो है हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट से किया हूँ, और सारे जो है बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स को भी सरकार के सामने अच्छे हैं। जैसे जो है अभी एप्पल के लिए आपने कहा था, बाहर भी भेजने के लिए और किसानों को और उसका जो है मूल्य मिलने के लिए सरकार इंटरवेंशन भी कर रही है। हमारा एप्पल कॉर्पोरेशन भी उसको अलग से पैसा लगाकर लोगों को अच्छी दाम मिलने के लिए, किसानों को, वो काम भी जो है सरकार विचार किया है। बिल्कुल। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मैंने काम किया है। और वैसे जो है हमारे सारे अब सबसे ज्यादा अच्छा पावर हिमाचल प्रदेश में जो है पावर जनरेशन बहुत जो है उत्पादन करने का आवश्यकता है, मौका भी है। हम लोग प्रोजेक्ट्स भी विचार कर रहे हैं सरकार। हम लोग अपने भंडारू जी, हम लोग इंटरव्यू के अपने अंतिम चरण में है, समय की सीमा भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में जाहिर सी बात है कि पूरे देश में तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष उसकी बहुत आलोचना भी कर रहा है कि जो पैकेज कैश के रूप में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलना चाहिए वो आत्मनिर्भर भारत अभियान में नहीं दिया गया। आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से कितनी उम्मीदें हैं? जो अभी प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बताया, आत्मनिर्भर करना चाहिए। अभी जो पैकेज जो अनाउंस किया है, ये पैकेज अनाउंस करने के बाद अब धीरे धीरे जो है इसका प्रकल्प बनेंगे, प्रोजेक्ट्स बनेंगे। जैसे इंडस्ट्री के लिए विशेष करके जो एमएसएमई यूनिट्स है, एमएसएमई यूनिट्स को खड़ा करना पड़ेगा। वो एमएसएमई यूनिट हमारे पास भी बहुत है। वो एमएसएमई यूनिट को जो बहुत जो है बढ़ावा जो दिया है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और वैसे ही जो है किसानों के बारे में और मजदूरों के बारे में भी जो कदम उठा रहे हैं आत्मनिर्भर कार्यक्रम में, बैंक्स को लोगों को पैसे दिलवाने में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकल्प आगे आने के लिए बैंक्स सहायता करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया अच्छे कदम है। लेकिन ये परिस्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है एक तरफ कोरोना से लड़ना है और दूसरे तरफ हमारे सामान्य जनता को जो है अच्छा रखने के लिए उनको काम देना है। तो इसलिए दो काम एक पैरेलल के रूप में चलेंगे। ऐसा नहीं है केवल एकदम अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये स्थिति सुधारने के लिए समय लगेगा। बिल्कुल, अगला सवाल ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को एशिया का दवा हब कहा जाता है। सोलन में, बद्दी में, मंडी में जो दवा की फैक्ट्रियां हैं वो किसी एक राज्य के पास इतनी दवा की फैक्ट्रियां नहीं है जितनी हिमाचल प्रदेश के पास है। आपको नहीं लगता कि इन दवा उद्योगों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और हिमाचल के पास
लोकल के लिए वोकल होने की अपार संभावनाएं हैं। जैसा आपने बताया, फार्मा इंडस्ट्री जो है जी हमारा हैदराबाद में भी बहुत बड़ा है। मैंने पहली बार बड्डी में जाकर ये इंडस्ट्री से जो है बैठक किया हूँ और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश किया हूँ। अभी भी वहाँ फार्मा सेक्टर अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। 70% फार्मा सेक्टर जो है अभी काम में शुरुआत में हो गए। तो इसलिए जो है फार्मा सेक्टर को और नए नए लोग आने के लिए भी मौका है, नए नए प्रोडक्ट भी उत्पादन करने के लिए मौका है, उसे आमदनी भी बढ़ने का मौका है। तो इसलिए फार्मा सेक्टर हम जो है इसको प्राथमिकता देंगे। बड्डी में जो है उसका जो है एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इस बीच में जो गडकरी जी ने, जो नेशनल हाईवे मिनिस्टर, उन्होंने 4 लेन विस्तार करने का काम उन्होंने काफ़ी तेज़ी से शुरुआत किया है। तो यहाँ पर जो है रोडवे और एयरवे और हमारे जल संसाधन मंत्री भी यहाँ पर जो है अच्छे प्रोजेक्ट देने के लिए आगे आए। गांव को पाइप से जो है पानी पिलाने का जनता को, वो कार्यक्रम को भी काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। इससे जो है लोगों को रोजगारी मिलेगा और स्वच्छ पानी भी मिलेगा। तो इसलिए जो है प्रकल्प बहुत है, हर डिपार्टमेंट का प्रकल्प है, हर मिनिस्ट्री वो काम कर रही है। लेकिन इसमें क्या है, सभी लोग ये देश में राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग हमारा देश को फिर जो है कोरोना से ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा एक विश्वास निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल, भले ही जो आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में आप क्या विशेषताएं देखते हैं? आप भी बहुत गरीबी से उठकर यहां तक पहुंचे हैं। आप 3 बार केंद्र में मंत्री रहे, वाजपेयी सरकार में कई मंत्रालय आपने संभाले, मोदी सरकार में भी आप मंत्री रहे, अब हिमाचल जैसे प्रदेश के आप गवर्नर हैं। आपने अपनी गरीबी के दिनों के बारे में स्वयं बताया और आपके बारे में जो लोग जानते हैं, आपके सादे जीवन उच्च विचार के बारे में जानते हैं, समझते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोदी जी इतने विशेष क्यों हैं? ये गरीबी ऐसा है, गरीबी जो अनुभव किया है उसको गरीब क्या है मालूम होता है जी। उसको, जिसको गरीबी मालूम नहीं वो गरीब के बारे में ज़्यादा काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन आज प्रधानमंत्री गरीब परिवार से आए और मैं भी गरीब परिवार से आया हूँ। हम जानते हैं गरीब को उठाने के लिए 2 प्रकल्प बहुत ज़रूरत है। एक है शिक्षा और दूसरा है हमारा स्वास्थ्य, तीसरा जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट। ये 3 जो है धीरे धीरे काम बढ़ने का प्रधानमंत्री जी आने से पहले से इसका शुरुआत किया है। आज शिक्षा प्रणाली महत्व रूप लेने वाली है। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़ा महत्व लेने वाला है और हमारे हेल्थ में भी जो है स्वास्थ्य में भी जो है बहुत परिवर्तन आएगा। तो इसलिए जो है स्वच्छता प्रधानमंत्री जी ने पहली बार स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने पहली बार खोला है। तो इसलिए आज मुझे पूरा विश्वास है, गरीब को केंद्र बनाकर गरीब को उसकी जीवन शैली को बदलते हुए और उसको जीवन को स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार जो प्रोजेक्ट्स लिए गए वो प्रोजेक्ट्स में उसको भागीदारी होना चाहिए और उसका स्तर बढ़ाना चाहिए, गरीबी का स्तर बढ़ाना चाहिए। अमीर बनने से नहीं बढ़ेगा देश। सामान्य आदमी, गरीबी आदमी, किसान से आया हुआ आदमी, जैसा एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला आदमी का लड़का कलेक्टर बन सकता तो देश अच्छा बनेगा। तो इसलिए जो है हमारा प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत स्कीम लिया है। बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा स्कीम है। इसको सही तरीके से लागू करना चाहिए। इससे बहुत से हॉस्पिटल खुलेंगे, बहुत से मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, बहुत से हॉस्पिटल में आपको वेंटिलेटर आएंगे,
स्कैनिंग आएंगे और बड़े बड़े अच्छे मिशन भी आ सकते हैं। भंडारू जी, एक आखिरी सवाल आपने कहा कि एक रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस अफसर बनता है तो देश मजबूत बनता है। अक्सर देखने में आया है कि जो आपराधिक घटनाएं होती हैं वो झुग्गी झोपड़ी और नीचे तबके के लोग अपराध में जल्दी चले जाते हैं। आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को कैसे उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं, कैसे अपने जीवन में नई रोशनी का संचार कर सकते हैं? एक अभी नया चुनौती आया है जी। ये पहली बार कोरोना आने के बाद परिवार का महत्व बढ़ गया है। पहले परिवार का इतना बड़ा महत्व मालूम नहीं था। अभी जो जितने माइग्रेंट लेबर है, माइग्रेंट लेबर सरकार जो है चावल देने के बाद, रहने के लिए व्यवस्था करने के बाद भी रहने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना गांव जाना चाहता है, यानी अपना परिवार को देखना चाहता है। कितना बड़ा भी आदमी हो, परिवार एक केंद्र बनने वाली है। तो इस दृष्टि से हमारे आलोचना में, हमारे विचार में अभी लोगों में जो है मानसिकता बढ़ रही है, स्वच्छता के ऊपर बढ़ रही है, सीखने की तरीके के लिए बढ़ रही है और सेवा भावना बढ़ रही है, त्याग भावना बढ़ रही है। ये भावना जितना बढ़ेगा, जैसा मेरे हिमाचल प्रदेश ने एक मनरेगा में काम करने वाली महिला जो है उसे जो है बहुत पैसा जो है थोड़ा जमा करके 10,000 रुपये ले आके हमारे एसडीएम के पास ये कोरोना का सहायता मेरा है बोल के बताइए। ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है, कोई पढ़ाई से नया ना है। तो इसलिए मेरा भावना है, लोगों में समाज के बारे में चिंतन आया, लोगों में सेवा भावना का चिंतन आया, लोगों में अपना देश के बारे में विचार आया। ऐसा जो है 3 बातें बहुत हमारा महत्वपूर्ण बातें है। बहुत हम काफी बोल सकते हैं, लेकिन करने वाला चीज है। बिल्कुल। बहुत से गरीब परिवार के लोग भी बहुत जो है सेवा कर सकते। केवल पैसा आदमी है, पैसा रहने वाले से जो है सेवा बनेगा ऐसा नहीं है। छोटा छोटा काम जो है महत्व बनेगा। वैसे काम को जो है इनोवेटिव मेथड्स, मेरा कहने का एक ये नई रूपकल्पना से, नई विचार से, नए थिंकिंग से हमारा जो युवा पीढ़ी है वो आगे आएगी और इसमें जो है कोरोना के ऊपर विजय लेगी और दुनिया के सामने एक नमूना के साथ भारत खड़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए समय निकाला, आप हमारे साथ लाइव जुड़े, आपने हमसे बात की, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आप देख रहे थे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी को। उनका जीवन सादा जीवन उच्च विचार का जीती जागती मिसाल है। उनका पूरा जीवन क्रम, जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही साधारण सी शुरुआत करके आज वो वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते हुए हिमाचल के गवर्नर हैं, यह एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जिनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन को देखने से हमें उम्मीद बनती है और हमें भरोसा आता है कि साधारण शुरुआत आम से खास हो सकती है। हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। रात 8 बजे हम फिर हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। धन्यवाद। सहारा प्रणाम।